हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में शाहजहां को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़े थे जहांगीर को, और जहांगीर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, सारा पॉइंट को डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम शाहजहां को पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, शाहजहां का शासन काल यानी मुगल वंश का अगला शासक के रूप में शाहजहां बनता है। और शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक क्या करता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। जैसे वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले हम लोग शाहजहां का जितने भी बेसिक सा बात है उसको पढ़ लेते हैं। शाहजहां का माता का नाम क्या होता है? माता का नाम होता है जगत गोसाई। जगत गोसाई। और इनके पिता का नाम क्या हुआ? इनके पिता का नाम होता है जहांगीर। और शाहजहां के बचपन का क्या नाम होता है? तो बचपन का नाम होता है खुर्रम। शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है? तो 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ। लाहौर में जन्म होने के बाद जैसे 1612 में शाहजहां का क्या हो जाता है, निगाह हो जाता है किससे? तो अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से इसका क्या हो गया, निकाह हो गया। और अर्जुमंद बानो बेगम पुत्री होती है किसकी? तो पुत्री होती है आसफ खां का। आसफ खां। और शाहजहां का उत्तराधिकारी यानी शासक बनने में आसफ खां का मेजर रोल प्ले करता है, इसको हम लोग समझेंगे। और आसफ खां भाई होता है, यह भाई है, किसका भाई है? तो नूरजहां का भाई है। जैसे अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां 2 टाइटल देता है। पहला रहता है मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी। और दूसरा टाइटल देता है मुमताज महल का। मुमताज महल का। और हम लोग जानते हैं कि मुमताज महल के याद में ही ताजमहल बनाया गया है। जैसे हम घटना है 1631 का कर रहे हैं। 1631 में जैसे मुमताज महल का डेथ हो जाता है अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय, तो मुमताज महल को यानी अर्जुमंद बानो बेगम को सबसे पहले दफनाया जाता है बुरहानपुर में। बुरहानपुर का एक बाग में दफना दिया जाता है अर्जुमंद बानो बेगम का। और इसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1632 में शाहजहां का प्यार फिर से उमड़ता है अर्जुमंद बानो बेगम को लेकर। और वह विश्व का 7वां अजूबा का निर्माण करवाता है, जिसका नाम है ताजमहल। यानी ताजमहल का निर्माण करवाया किसके याद में? तो अर्जुमंद बानो बेगम के याद में। और यह ताजमहल को बनाने में कितना समय लग जाता है? तो यह ताजमहल को बनाने में 1632 से लेकर 1652 तक यानी लगभग 20 वर्षों तक 20,000 मजदूर लगातार काम करते हैं, तब जाके विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल बनकर तैयार होता है। और यह ताजमहल बनकर तैयार होता है तो इसको बनाने में मकराना का संगमरमर। और मकराना कहाँ है? तो मकराना है राजस्थान में। यानी राजस्थान के मकराना के संगमरमर से बनाया जाता है। और ताजमहल से क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, तो इनके चीफ आर्किटेक्ट थे अहमद लाहौरी। और चीफ कंस्ट्रक्टर कौन थे, तो चीफ कंस्ट्रक्टर थे उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां। फिर से इस बात को समझते हैं। ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, तो अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल का कंस्ट्रक्टर कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां। ताजमहल आगरा में है, और आगरा में कौन सा नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। इसके बाद ताजमहल के बाद शाहजहां का जो पीरियड है, शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। एक एक बात को समझते हैं। शाहजहां के रूलिंग पीरियड को गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर। समझते हैं कि शाहजहां अपने शासनकाल में क्या क्या काम किया था। तो सबसे पहले इसका राज्यरोहण के कहानी को समझ लेते हैं। तो जिस समय जहांगीर बीमार पड़ा था, यानी 1627 के लगभग में शाहजहां कहाँ था, तो शाहजहां था अहमदनगर में। और अहमदनगर यानी कहाँ है, ये दक्षिण में है, साउथ में। नूरजहां चाहती थी कि शाहजहां नहीं बल्कि जुंटा ग्रुप के मेंबर शहरयार, नूरजहां क्या चाहती थी, नूरजहां शहरयार को, और शहरयार को ही हम लोग हैंडसम फूल के नाम से जानते हैं, हैंडसम फूल्स के नाम से जानते हैं। शहरयार को अगला शासक के रूप में बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे आसफ खां चालाकी दिखाते हैं। तो आसफ खां को समझें। आसफ खां चाहते हैं कि क्योंकि उस समय शाहजहां दक्षिण के अभियान में बिजी रहता है, नूरजहां यह अपने दिमाग से क्या करती है, शाहजहां को दक्षिण के तरफ पोस्टिंग देते रहती है, दिल्ली से बहुत दूर। लेकिन इस बात को आसफ खां समझता है, और आसफ खां क्या करता है कि खुसरो का पुत्र, यही खुसरो है जिसको जहांगीर अंधा करवा दिया था, खुसरो के पुत्र द्वार बख्श को क्या करता है, अगला शासक के रूप में चुनता है। और इसलिए चुनता है क्योंकि सबका ध्यान कहाँ रहे, तो सबका ध्यान रहे द्वार बख्श के ऊपर, और शाहजहां के तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं। और शाहजहां को इसके बीच में साउथ से नॉर्थ की तरफ बुलाने में कामयाब हो जाता है। जब बुलाने में कामयाब हो गया तो बाद में शाहजहां ही नूरजहां के द्वारा जो चलाया जा रहा था जुंटा ग्रुप, यह जुंटा ग्रुप को क्या करता है, समाप्त कर देता है। और नूरजहां को 2 लाख रुपया, 2 लाख एनुअल पेंशन के रूप में देने के लिए कहता है। और नूरजहां को कहां पे भेज देता है, लाहौर भेज दिया। इधर जुंटा ग्रुप समाप्त हो गया, नूरजहां लाहौर चली गई। और इधर क्या करता है, खुर्रम के द्वारा ही द्वार बख्श का हत्या करवा दिया जाता है। तो सारा का सारा उत्तराधिकारी का जो दावेदार थे वह खत्म हो गए। किसके द्वारा, तो आसफ खां इसमें अपना चालाकी दिखाया। और 1628 में दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है कौन, तो बैठ जाता है खुर्रम, यानी जिसका नाम है शाहजहां। जैसे समझते हैं कि खुर्रम का नाम शाहजहां क्यों पड़ा, तो 1617 में खुर्रम को भेजा जाता है दक्कन के अभियान में, यानी अहमदनगर
नगर पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है और इसको जीतने के बाद सूबेदार बना दिया जाता है शाहजहां को अहमदनगर का। और सूबेदार बनने के बाद जहांगीर खुर्रम को टाइटल देता है शाहजहां का, यानी जहांगीर टाइटल देता है खुर्रम को शाहजहां का। और शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद शाहजहां अपने शासनकाल में बहुत सारा ऐसा काम करता है जिसको एक एक करके समझते हैं। इसको जो इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लीजिएगा। शाहजहां 1628 में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और बैठने के बाद उसका अभियान को समझे। सबसे पहले तो 1633 में अहमदनगर को पूरी तरह से मिलाता है मुगल में। उसके बाद अहमदनगर के बाद गोलकुंडा को मिलाया। गोलकुंडा के बाद कांधार को मिलाता है। कांधार जो अभी अफगानिस्तान का पार्ट है, थोड़े समय के लिए यह मुगल के साम्राज्य में मिलता है, लेकिन बाद में 1644 में कांधार पूरी तरह से क्या हो जाता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और अभी तक कांधार भारत का पार्ट नहीं बना है। लगभग 350 साल हो गया। इसके बाद 1632 का घटना है। 1632 में हुगली, जो कि कोलकाता में है, हुगली में पुर्तगालियों को मोनोपोली दिया हुआ रहता है नमक के व्यापार के लिए। यानी आप नमक के व्यापार यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन पुर्तगालियों के उदंडता के कारण क्या करता है, 1632 में यहाँ पे विद्रोह करता है, इन लोग को मार के यहाँ से भगाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1638 में वह एक दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शहर बनाता है जिसका नाम होता है शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद में ही अपना कैपिटल को शिफ्ट करता है फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, यानी आगरा टू दिल्ली शिफ्ट किया शाहजहानाबाद में, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद अकबर के द्वारा चलाया गया इलाही संवत को वह पूरी तरह से क्या करता है, बैन करता है और इसके जगह पे चलाता है हिजरी संवत। इसके बाद क्या किया, सिजदा और पैबोस को पूरी तरह से क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। सिजदा और पैबोस को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। इसके बाद क्या करता है, क्योंकि पहले राजपूतों का मुस्लिमों का जैसे विवाहिक संबंध हुआ करता था, तो पहला यह शासक मुगल शासक होता है जो इस वैवाहिक जो संबंध होता है उसको क्या करता है, समाप्त करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ें कि शाहजहां का जो शासन काल है, उस शासन काल को हम लोग गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां अपने शासन काल में बहुत सारे किलाओं का, बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करवाए थे। तो सारा कुछ को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यह निर्माण करवाए लाल किला का, और लाल किला रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। यह पूछा जाता है किससे बना हुआ है,
तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन। और लाल किला में ही पहला है मेरा दीवान ए आम, आम लोगों के लिए दीवान ए आम। दूसरा दीवान ए खास, दीवान ए खास। और इसी में है रंग महल, इसी में है रंग महल। इसी में है तख्ते ताउस, तख्ते ताउस। तो दीवाने आम आम लोगों के लिए न्याय के लिए बना हुआ था, और दीवाने खास खास लोगों के लिए बना हुआ था, जो कि लाल किला में है। रंग महल कहाँ है? लाल किला। इसके बाद पांचवा चीज है जो लाल किला में ही, वह है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद यानी लाल किला के जस्ट सामने है मेरा उस समय विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद था, जामा मस्जिद। और अभी भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद। और पूछा जाता है कि लाल किला कौन सा शैली का उदाहरण है, तो वह पित्रादुरा शैली का उदाहरण है। जैसे हम लोग तख्ते ताउस को पढ़ेंगे तो तख्ते ताउस फेमस था किस लिए? तो तख्ते ताउस फेमस था, इसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। और यह कोहिनूर हीरा का इतिहास ये है कि सबसे पहले यह एक व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला। और यह मीर जुमला को गोलकुंडा के किला, गोलकुंडा के खादान से मिलता है, गोलकुंडा के खादान से मिलता है। और यह मीर जुमला किसको देता है? तो उस समय काकतीय वंश के राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। और रुद्र देव के बाद यह ट्रांसफर होता है किसको? मलिक कफूर को, मलिक कफूर को। और मलिक कफूर किसको देता है? अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को देने के बाद यह दिल्ली सल्तनत में ट्रांसफर होते रहता है। और फिर आया किसके पास? तो अब आया है शाहजहां के पास। और शाहजहां इसको कहां पे देता है? तो तख्ते ताउस में। इसके बाद मुगल वंश का एक शासक होता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम रहता है? मोहम्मद शाह रंगीला। यह घटना है 1739 का। तो मोहम्मद शाह रंगीला से यह कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है कौन? तो नादिर शाह। और नादिर शाह को ही हम लोग जानते हैं ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। 1739 में यह कहां चल गया? कोहिनूर हीरा ईरान के पास चल जाता है। ईरान में नादिर शाह का पोता होता है जिसका नाम होता है शुजा। और ईरान में सत्ता को लेकर झगड़ा होता है और यह रहता है शुजा के पास। और 1700 शुजा क्या करते हैं? मदद मांगने के लिए आते हैं किसके पास? तो मदद मांगने के लिए आते हैं महाराजा रंजीत सिंह के पास, रंजीत सिंह के पास मदद मांगने के लिए आए। और फिर से ईरान से कोहिनूर हीरा कहाँ आ गया? रंजीत सिंह के पास आ गया। और रंजीत सिंह के वंश में यह ट्रांसफर होते रहता है। अंतिम भारतीय जिसके पास कोहिनूर हीरा रहता है वो है दलीप सिंह, दलीप सिंह। और हम लोग जानते हैं कि सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध में, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया जाता है और इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे? तो भेज दिया जाता है ब्रिटेन। और अभी यही कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक लगा हुआ है महारानी के मुकुट के पास और दूसरा कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो यह कोहिनूर हीरा है इंग्लैंड के रॉयल म्यूजियम में लगा हुआ है। खैर यह कोहिनूर के बारे में हम लोग पूरा पढ़े। इसके बाद शाहजहां अपने शासनकाल में लाहौर में निर्माण करवाता है किसका? तो लाहौर में निर्माण करवाता है, लाहौर में शीश महल का, शीश महल का निर्माण करवाया।
इसके बाद एक मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाता है, और यह मोती मस्जिद एक तो दिल्ली के लाल किला में है और दूसरा कहाँ है, दूसरा है आगरा में है। और इसके बाद हम इसको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनका नाम था, पहला बेटा दारा शिकोह। और शाहजहां अपना उत्तराधिकारी किसको देता है, तो उत्तराधिकारी सौंपता है दारा शिकोह को ही। दूसरा है शुजा, तीसरा है मुराद, और चौथा है मेरा औरंगजेब। औरंगजेब भाई में सबसे छोटा होता है, तो दारा शिकोह को ही हम लोग मिनी अकबर के नाम से भी जानते हैं। मिनी अकबर के नाम से जानते हैं। शाहजहां अपना नियुक्त कर दिया उत्तराधिकारी किसको, तो दारा शिकोह को। इसके बाद सत्ता को लेकर लड़ाई होना शुरू हो जाता है। जब लड़ाई होना शुरू हुआ तो दारा शिकोह यानी यह सारे भाई को आपस में गृह युद्ध छिड़ जाता है। और यह सब कब होता है, तो यह सब होता है शाहजहां के जीते जी, यानी 1657 का घटना है। 1657 में शाहजहां के जीते जी यह सब घटना, यानी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। और औरंगजेब फाइनली 1658 में क्या करता है, अगला मुगल वंश का अगला शासक बनता है। शाहजहां का एक दरबारी कवि थे जिनका नाम होता है पंडित जगन्नाथ। इनका राज कवि होते हैं जिनका नाम होता है पंडित जगन्नाथ, और इनको एक टाइटल देते हैं महाकवि राय का। महाकवि राय का एक उपाधि देते हैं। और 1658 में औरंगजेब शाहजहां को क्या करता है, जेल में बंद कर देता है। और फाइनली कमजोरी के वजह से 1666 में शाहजहां का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और शाहजहां का बायोग्राफी जिसका नाम है शाहजहांनामा, और यह लिखते हैं कौन, इनायत खान। इनायत खान के द्वारा यह लिखा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। और बाद में इसका इंग्लिश वर्जन, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है A.R. फुल्लर के द्वारा। A.R. फुल्लर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे। थैंक यू।